नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और ये समय है आपकी इतिहास की क्लास का। दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इकाई 1 में दिए गए इतिहास के सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारी इस पर ये लेक्चर श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लोगों ने अब तक प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस खत्म कर लिया है। आज से हम हमारे इस लेक्चर सीरीज में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। लगातार आप लोग हमारे इस लेक्चर श्रृंखला से बने रहिए और ये सिलेबस पूरा करिए ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जब हम सिलेबस शुरू कर रहे हैं दोस्तों, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में मध्यकालीन इतिहास के समय मुस्लिम का जो आक्रमणकारी उनका प्रवेश हुआ, इस्लाम का हमारे देश में प्रवेश हुआ। और इस्लाम का अगर प्रवेश हमारे देश में हो रहा है बाहर से, तो इसकी कहीं ना कहीं जन्म भी हुआ होगा। तो जब हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी को अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये केवल हमारे देश में नहीं, विश्व में भी एक परिवर्तनकारी व्यवस्था के अंतर्गत देखी गई। और ये वो समय था जब जो पश्चिमी अरब है, यहाँ का जो व्यापारिक मार्ग था दोस्तों, उस व्यापारिक मार्ग पर काफिरों के एक नए शहर का उदय हम लोगों को देखने को मिला। ये जो नया शहर था इसका नाम दिया गया था मक्का। और यहां पर हम अमीना बेग और अब्दुल्ला की व्यवस्था को देखते हैं। कुरैशी जाति के लोग यहाँ रहते थे। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि मोहम्मद का जन्म होता है 570 ईस्वी में। और उसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब के द्वारा ही इस्लाम का प्रवर्तन किया गया आगे जाकर। इनके चाचा अबू तालिब थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था दोस्तों। खादिजा इनकी वाइफ थी। लगभग 610 ईस्वी के पास हम देखें तो इन्हें जो ज्ञान होता है वो मिलता है। देवदूत जो जिब्राइल था उसने इनको कुरान की आयतें बताई और उसके बाद उन्होंने इस पूरी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। लेकिन इन्होंने अरब के इस माहौल में जो मूर्ति पूजा और आदि व्यवस्था चलती थी, आडंबर चलते थे, उसका विरोध किया। और उसके विरोध के चलते लगभग 622 ईस्वी के आसपास हम देखें तो इन्हें मक्का से निष्कासित कर दिया गया। और फिर इन्होंने मक्का से यात्रा शुरू की मदीना की। और मदीना जब ये गए तो यहाँ अंसारी जाति के लोगों ने इनका स्वागत किया था दोस्तों। 622 ईस्वी में जब इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की तो इसे हज यात्रा के नाम से जाना गया। और यहीं से दोस्तों प्रारंभ होता है हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। और इसके बाद हम देखें लगभग 632 के आसपास हजरत मोहम्मद की डेथ हो जाती है। और उसके बाद हम लोगों को खलीफा का सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहां से हम इस्लाम का प्रवर्तन देखने को मिलते हैं जो कि मक्का से उत्पन्न होता है। और इसके बाद दूसरे क्षेत्रों में इसका हम लोगों को प्रचार प्रसार विस्तार देखने को मिलता है। ये जो उत्पन्न हुआ दोस्तों इस्लाम का यहां से, इसके बाद दूसरे क्षेत्रों में गया। और आज हम देखें कि पूरे दुनिया में लगभग 56 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक स्टेट हैं। इसका प्रारंभ में जो विस्तार हुआ वो बहुत ज्यादा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में हम लोगों को देखने को मिलता है और उसके बाद दूसरे देशों में भी हुआ। और भारत में इस व्यवस्था से अछूता नहीं रह पाया दोस्तों। हमारे देश में इस समय अरबी और तुर्की जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत में आक्रमण करना शुरू किया और भारत में अपनी जड़ें मजबूत की। तो हम लोग इस पूरे मध्यकालीन भारत इतिहास को जब प्रारंभ करते हैं तो विदेशी आक्रमण के टॉपिक से शुरू करते हैं जिसके माध्यम से भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। और अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। यहां जब हम अरबी आक्रमण की बात करेंगे दोस्तों तो इंपॉर्टेंट तौर पर हम यहां मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे। और तुर्की आक्रमण जब करेंगे दोस्तों तो हम लोग यहां पर इस बात को समझेंगे कि किस परिस्थितियों में तुर्की लोगों ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की और क्यों तुर्की लोगों को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। एक एक करके हम पूरी इस व्यवस्था को समझते हैं दोस्तों। और जब हम इस व्यवस्था को समझ रहे हैं तो सबसे पहले हम अरबी आक्रमण की बात करेंगे। अरबी आक्रमण के कारण क्या थे दोस्तों? इन आक्रमणों के जो प्रमुख कारण थे वो तो ये थी कि एक तो इनको धन की लूटपाट करना थी। धन की लूटपाट करना इनका पहला कारण रहा, मुख्य कारण रहा। और इसी के साथ साथ ये इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। इस्लाम का प्रचार प्रसार करना इनका एक मुख्य उद्देश्य रहा। किसका? अरबी आक्रमण का। तो इन उद्देश्यों के साथ अरबी आक्रमण भारत में हुआ। प्रारंभ में साम्राज्य विस्तार या भारत में क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करना अरबी लोगों का कोई टारगेट हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है, जिसके चलते इन्होंने भारत पर आक्रमण किया हो। और यहां पर एक कारण और जो तात्कालिक कारण के तौर पर हम मान सकते हैं वो ये कि जो श्रीलंका का क्षेत्र रहा, श्रीलंका का जो शासक था दोस्तों, इस शासक ने क्या किया? इस्लाम को स्वीकार कर लिया था।
और उस समय ईरान के क्षेत्र में अगर हम गवर्नर के तौर पर देखें, राज्यपाल के तौर पर देखें, तो अल हज्जाज का शासन रहता है। अब यहां पर श्रीलंका के शासक का ईरान के अल हज्जाज के साथ संपर्क रहता है और ये जानकारी हम लोगों को मिलती है कि श्रीलंका के शासक के द्वारा एक जहाज में आभूषण, रत्न, दासी, मदिरा आदि को भरा गया और उसको ईरान भेजा गया। ये जहाज जब हिंद महासागर के क्षेत्र से गुजरा और अरब सागर से गुजरा तो भारत का ये जो इलाका था, सिंध का जो इलाका रहा भारत का, यहाँ के समुद्र क्षेत्र के आसपास समुद्री लुटेरों के द्वारा इस जहाज को लूट लिया गया और इस सिंध के प्रदेश पर हिंदू राजवंश के राजा दाहिर का शासन था। तो अल हज्जाज ने जो जहाज में धन और बाकी चीजें लुटी, उसके हर्जाने के तौर पर राजा दाहिर को जिम्मेदारी लेने को कहा और कहा कि आपको इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। तो राजा दाहिर ने जब मना कर दिया, तब जाकर हम देखते हैं कि अल हज्जाज के द्वारा उसके दामाद कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। यही भारत पर पहला सफल अरबी आक्रमण हमें देखने को मिलता है। जब हम लोग भारत पर अरबी आक्रमण की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि एक तो लूटपाट के उद्देश्य से, दूसरा इस्लाम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से, तीसरा जो कारण मिला वो श्रीलंका के राजा के द्वारा भेजे गए सामान को लेकर था, जो कि इस क्षेत्र में लूट लिया गया था, जो क्षेत्र राजा दाहिर का हुआ करता था। यहां से विवाद जन्मा और कासिम का आक्रमण होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि पहली बार भारत पर इस प्रकार के आक्रमण हुए थे दोस्तों। जब हम भारत पर अरबी आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले 711 ईस्वी के आसपास इसका प्रयास किया गया था और यह प्रयास किया गया था उबैदुल्लाह के द्वारा। उबैदुल्लाह नाम का जो व्यक्ति था, इसके द्वारा किया गया था। इस समय खलीफा हम लोगों को देखने को मिलता है मंसूर। तो मंसूर खलीफा के समय हमें 711 ईस्वी के आसपास से आक्रमण देखने को मिला। लेकिन यह आक्रमण दोस्तों असफल रहा था, असफल आक्रमण था। और सफल आक्रमण करने का श्रेय अगर जाता है तो 712 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन कासिम को यह आक्रमण जाता। और मैंने आप लोगों को कारण बताया कि किन कारणों के चलते आक्रमण यह किया गया था। अब यहां पर जब हम मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण देखेंगे दोस्तों, तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर पहला आक्रमण था और यह कोई पहला सफल अरबी आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण भारत के ऊपर देखने को मिलता है। यहां पर देवल जो बंदरगाह था, किसका बंदरगाह था? ये राजा दाहिर के क्षेत्र का, सिंध का राजा दाहिर था, इस क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह था देवल, जहां से प्रमुख तौर पर व्यापार होता था। मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में यहां पहुंचता है और इस देवल के क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। मकरान के रास्ते से आकर भारी लूटपाट करता है, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ता है। राजा दाहिर यहां से बच निकला, लेकिन इस पूरे प्रदेश पर, सिंध के प्रदेश पर अंततः मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। हजारों लाखों स्त्रियों के साथ जबरदस्ती की गई, बलात्कार किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया और बहुत ज्यादा लूटपाट करने का काम मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। शायद इनका ये इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि हम किस प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं और हम किस प्रकार की विचारधारा को लेकर यहां आए हैं। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला अरबी आक्रमण किया या पहला मुस्लिम आक्रमण किया। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको लगा देना कि सफल आक्रमण पहला यही था। लेकिन केवल यही देवल अभियान ही कासिम का नहीं था, इसके अलावा कासिम ने और सारे अभियान किए। इन अभियानों में हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अभियानों की बात करें तो ब्राह्मणवाद, सिंध की राजधानी क्षेत्र के तौर पर हम ब्राह्मणवाद के क्षेत्र को देखते थे दोस्तों। यहां कासिम और जयसिंह की सेना के बीच में लड़ाई होती है। जयसिंह कौन है? ये जयसिंह राजा दाहिर का पुत्र है। राजा दाहिर का पुत्र उसके जाने के बाद इस क्षेत्र को संभाल रहा था। तो इन दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है दोस्तों और लगभग 20,000 लोगों का यहां पर भी कत्लेआम किया गया और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि कासिम की यहां पर विजय हो जाती है। इसके बाद 713 ईस्वी के आसपास कासिम का मुल्तान अभियान रहा दोस्तों और अरबों ने यहां से सबसे ज्यादा सोना प्राप्त किया। तो मुल्तान को अरबों ने स्वर्ण नगरी की संज्ञा दी थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये मुल्तान पर ब्राह्मणवाद पर आक्रमण रहे। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब ब्राह्मणवाद पर आक्रमण होता है कासिम का, तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो लाड़ी देवी नाम मिलता है, ये राजा दाहिर की पत्नी रही। इसके अलावा परमल देवी और सूर्या देवी इसकी पुत्रियां थी। ये पुत्रियों को इसने अल हज्जाज के पास भेज दिया। किसने? कासिम ने। और लाड़ी देवी के साथ खुद ब्याह कर लिया, ऐसा सूचना हम लोगों को मिलती है। तो ये सारे के सारे जो काम किए हमारे भारत में प्रारंभ में अरबी आक्रमण के दौरान मोहम्मद कासिम ने, वो थे दोस्तों।
कहीं ना कहीं ये विदेशी आक्रांता था जिसने भारत में एक उत्पात सा मचा दिया था। रावर अभियान भी यहां पर हम लोगों को फेमस देखने को मिलता है, क्योंकि राजा दाहिर जो था उसने आक्रमण के चलते रावर क्षेत्र पर अपनी शरण ली और यहीं पर कासिम की सेना और दाहिर के सैनिकों के बीच में 20 जून 712 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ और राजा दाहिर जो था वो इसी युद्ध के दौरान मारा गया था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी, तो रावर अभियान के दौरान ही राजा दाहिर की लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और इस पूरे क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम और उसकी सेना ने खूब लूटपाट की। हालांकि एक जानकारी और हमें देखने को मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु 715 ईस्वी में हुई और मुल्तान का जो विजय थी, ये मुल्तान की विजय के बाद वो भारत के दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर नहीं पाया और ये उसकी अंतिम विजय के तौर पर भी साबित हुई, जिसके पास इसकी मृत्यु हो गई लगभग 715 ईस्वी के आसपास। एक कहानी हमें और देखने को मिलती है दोस्तों, वो कहानी ये कहती है कि हमारे देश में बप्पा रावल का शासन इस समय देखने को मिलता था। बप्पा रावल थे, 20 साल के आसपास इन्होंने अपना शासन किया। अब महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं की बात करें तो इनकी वंशावली में पहले हमें बप्पा रावल की व्यवस्था देखने को मिलती है दोस्तों। इनको जब गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में ये थे और इनको सूचना मिली कि किस प्रकार से अरबी लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम ने मारकाट मचा दी, औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि हमारे होते हमारे देश की औरतों के साथ ऐसा हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। तब इन्होंने कासिम और उसकी सेना को भारत से खदेड़ने का काम भी किया था। ये भी हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों से सूचना मिलती है। तो बप्पा रावल वो थे जिन्होंने कासिम को भारत से भगाने का दोस्तों काम किया था। अरबी आक्रमण के समय भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिस पर इनका कब्जा हो गया हो, कहीं इनका साम्राज्य नहीं था, केवल यहाँ लूटपाट मचाई गई थी दोस्तों। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए मंदिरों को तोड़ा गया था, बड़ी मात्रा में औरतों के साथ बलात्कार किया गया था। 714 ईस्वी में खलीफा जो था दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई। कौन खलीफा? यहां पर हम लोग देखेंगे कि जब सफल आक्रमण हुआ तो सफल आक्रमण के समय पे खलीफा सुलेमान बन गया था। तो खलीफा सुलेमान के समय हम लोगों को यह आक्रमण देखने को मिला, लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो दमिश्क के क्षेत्र में आंतरिक अशांति हो गए। आंतरिक अशांति के बाद जितने भी क्षेत्र थे जो अरबों के अधीन आए थे, उन सभी क्षेत्रों के राज्यपाल या सरदार जो थे वो धीरे धीरे करके स्वतंत्र हो गए और 9वीं शताब्दी के अंत तक खलीफाओं का नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त हो गया। केवल 2 छोटी सी रियासतें मंसूरा और मुगताल ही अरबों के नियंत्रण में रह पाई थी और बाकी सारी की सारी रियासतें स्वतंत्र हो गई और धीरे धीरे करके अरबी साम्राज्य का समाप्ति हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत में अरबी आक्रमण का उद्देश्य केवल और केवल लूटपाट करना और हमें धन प्राप्ति के साथ साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर अरबों की सिंध विजय के प्रभावों को भी देखना होगा। अरबों की सिंध विजय के प्रभावों पर जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अरबों की विजय को लेकर लेनपोल नामक इतिहासकार ने यह कहा है कि सिंध को अरबों ने जीता जरूर, लेकिन इनकी यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की एक घटना मात्र ही रह गई, इसका प्रभाव नहीं रहा कुछ भी। तो अरबों की भारत विजय को केवल एक घटना मात्र ही देखा जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ना तो इन्होंने हमारे यहाँ पर कोई शासन व्यवस्था स्थापित की, ना अपने यहाँ पर कोई साम्राज्य स्थापित किया। केवल ये देखने को मिलता है कि ये आए, आक्रमण के, लूटपाट की ओर चले गए थे। तो इनकी विजय का भारत पर कोई व्यापक प्रभाव हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम प्रभाव की दृष्टि से बात करें तो क्या हुआ होगा, तो याद रखिए कि भारत में ऊंट का प्रचलन हो बड़े स्तर पर, अरबी घोड़े का प्रचलन हो, इसके अलावा दिरहम सोने के सिक्के हो का प्रचलन हम लोग बात कर लें, खजूर का प्रचलन हो बड़े मात्रा में। इस सारा का सारा जो काम रहा दोस्तों वो अरबी आक्रमण के फलस्वरूप हमारे देश में देखने को मिला। इसके अलावा अरबों ने दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण की, इसे आत्मसात किया और पश्चिम के क्षेत्रों में इसको फैलाया, जो बाद में परिष्कृत होकर वापस हमारा देश में रोमन के तौर पर दिखाई पड़ा दोस्तों। शून्य हो, दार्शनिक पद्धति हो को रोमन साम्राज्य में प्रसारित करने का अगर किसी को जाता है श्रेय तो वो अरबी लोगों को ही जाता है। यूरोप में ये अरब अंक पद्धति के तौर पर पहुंचा था ज्ञान। और इसके अलावा हम देखें तो अरब के साथ जो भारत का व्यापार गुप्तोत्तर काल में हम लोगों को कम होता दिखाई पड़ रहा था, रोमन व्यापार जो हम लोगों को कम होता दिखाई पड़ रहा था, उसमें इस अरबी आक्रमण के बाद दोस्तों व्यापार में वृद्धि होती दिखी है। इसके अलावा
मंदिरों के जो मंडप बुर्ज होते थे इनको इन्होंने मस्जिदों और मकबरों में बुर्ज बनाकर यूज करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं भारत की कला का कॉपी करना शुरू किया। भारत में जिस प्रकार के विष्णु मंदिर होते थे उस प्रकार से इन्होंने कॉपी करके उस आर्ट को अपनी मस्जिदें बनाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से भारत में मंदिरों की मीनारें होती थी, विजय स्तंभ होते थे, उन्हीं की कॉपी इन्होंने मस्जिदों की मीनारों के तौर पर कर लिया था दोस्तों। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जिस इंडो इस्लामिक शैली को ये लोग बोलते हैं वो एक तरीके से भारत की कला संस्कृति का कॉपी करके स्थापित की गई एक शैली रही, जिसका उन क्षेत्रों में अपनी कला के तौर पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो ये अरबी आक्रमण और उसका प्रभाव रहा, जिसका भारत में कोई खास हम लोगों को असर देखने को नहीं मिला, छुटपुट परिवर्तन ही हमें देखने को मिले। इसके बाद हमारे यहाँ पर होता है दोस्तों तुर्की आक्रमण। जब हम तुर्की लोगों की बात करते हैं दोस्तों तो ये चीन के उत्तर पश्चिम में एक लड़ाकू और बर्बर जाति के तौर पर जानते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तुर्क कौन थे, तो तुर्क दोस्तों चीन के उत्तर पश्चिम में एक लड़ाकू और बर्बर जाति के तौर पर जाने जाते थे। ये प्रारंभ से मुस्लिम नहीं थे, याद रख लीजिएगा, प्रारंभ से ये मुस्लिम नहीं थे। इन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था, बाद में मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया और उसको फिर विस्तारित करने की तरफ ये लग गए थे। तो जिन तुर्की लोगों की हम बात करने वाले हैं कि भारत में तुर्की मुसलमानों के द्वारा शासन स्थापित किया गया, वो तुर्की लोग प्रारंभ से मुस्लिम नहीं थे। वे एक लड़ाकू और बर्बर जाति के तौर पर उत्तर पश्चिमी चीन के क्षेत्र में निवास करते थे। और अगर इनका और भी स्पेसिफिक एरिया हम लोग देख लें दोस्तों, तो जो उज्बेकिस्तान का प्रदेश है, उस उज्बेकिस्तान के प्रदेश में हम लोग इनको देख सकते हैं, जहां पर इनका विस्तार था दोस्तों। इन तुर्की लोगों में जो साम्राज्य स्थापित हुआ दोस्तों, पहला साम्राज्य था गजनी का साम्राज्य। जब हम गजनी के साम्राज्य की बात करते हैं तो गजनी का साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन था। अभी अल्पतगीन कौन था दोस्तों, याद रखिएगा कि जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान का जो इलाका है, इस उज्बेकिस्तान के इलाके में हम लोगों को बुखारा एक क्षेत्र देखने को मिलता है। उज्बेकिस्तान के बुखारा क्षेत्र में सामानी वंश का शासन हुआ करता था और सामानी वंश का जो शासक था उसका नाम था अब्दुल मलिक। इसने लगभग 954 से 961 ईस्वी के बीच में शासन किया था इस बुखारा उज्बेकिस्तान के एक छोटे से क्षेत्र में। इस सामानी वंश के यहां दास के तौर पर तुर्क लोग देखने को मिला। कौन? अल्पतगीन। तो अल्पतगीन इस अब्दुल मलिक का दास था और चूंकि इसके अंदर एक बोल सकते हैं कि विशेषज्ञ था, इसके अंदर हुनर था, एक प्रभावशाली व्यक्ति था, समझदार था, तो इस वजह से 1956 में इसको देखते हुए खुरासान जो क्षेत्र रहा उसका राज्यपाल इसको बना दिया गया। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि खुरासान क्या है दोस्तों। तो खुरासान पूर्वी ईरान से लेकर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यहां तक का जो पूरा इलाका है, इस पूरे मिश्रित इलाके को खुरासान के नाम से जानते थे। तो खुरासान जो रहा, यहां के राज्यपाल के तौर पर इसको स्थापित कर दिया गया और यहां के राज्यपाल के तौर पर इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बाद में जो अब्दुल मलिक रहा, सामानी वंश का शासक अब्दुल मलिक जो रहा, उसकी डेथ हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके चाचा और लड़कों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चालू हो गया। हम बनेंगे राजा, हम बनेंगे राजा करने लगे। और इस संघर्ष के चलते चाचा वाली जो पार्टी रही उसका साथ दिया किसने? बोल सकते हैं अल्पतगीन ने। लेकिन बाद में विवाद हुआ और इनकी पार्टी वाले लोग उत्तराधिकार नहीं ले पाए, तब जाकर ये उनसे स्वतंत्र होकर अलग से इसने अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसको गजनी साम्राज्य के तौर पर दोस्तों जाना जाता है। और ये गजनी साम्राज्य दोस्तों अगर हम देखें, पूर्वी ईरान से अफगानिस्तान के बीच का जो इलाका पड़ता है, इस बहुत बड़े इलाके में इसका साम्राज्य रहा है। अल्पतगीन ने अफगान प्रदेश जो रहा, अफगान प्रदेश को हम बोले आज का अफगानिस्तान का जो प्रदेश रहा है, वहां पर एक छोटा सा अलग थलग छोटा सा कस्बा क्षेत्र था जहां पर, जिसका नाम था गजनी। यहां पर इसने गजनवी वंश की स्थापना की थी। कब? जब खुरासान के राज्यपाल के तौर पर काम करने के बाद या उस दौरान अब्दुल मलिक की डेथ हो गई। उस डेथ के बाद जब यहाँ पर गृह संघर्ष की स्थिति बनी और गृह संघर्ष की स्थिति के बाद जिसका समर्थन अल्पतगीन कर रहा था, उनके लोग उत्तराधिकारी नहीं बने, तब जाकर अल्पतगीन ने अफगान प्रदेश, अफगानिस्तान के एक छोटे से क्षेत्र में अलग थलग एक छोटा सा कस्बा क्षेत्र था गजनी, वहां पर गजनवी वंश की नींव रखी। और गजनवी वंश की नींव वहां रखने के बाद उसको बड़े स्तर पर फैलाना शुरू किया। इसके बाद हम देखें तो जो अल्पतगीन था उसने गजनी वंश की नींव तो रख दी, गजनवी वंश यहां से प्रारंभ भी हो गया,
लेकिन वो छोटे से क्षेत्र पे था। उसके बाद उसने उसका साम्राज्य विस्तार करने की तरफ ध्यान दिया, और उसके बाद हम कहें तो उसके गुलाम के तौर पर या दामाद के तौर पर व्यक्ति था सुबुक्तगीन। ये सुबुक्तगीन उसका उत्तराधिकारी बना और इसने लगभग 20 साल तक शासन किया अल्पतगीन के बाद गजनी प्रदेश में, और इसने अमीर उमरा की उपाधि धारण की। हम ये कह सकते हैं कि अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इसे अमीर उलमा की उपाधि भी प्रदान की। तो अमीर उल उमरा के नाम से कौन जाना गया था? सुबुक्तगीन जाना गया था। और सुबुक्तगीन ने अल्पतगीन के गजनवी साम्राज्य को बड़े स्तर पर विस्तार करने का काम शुरू किया, और यही वो शासक था जिसके समय भारत पर पहला तुर्की आक्रमण हुआ था। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके समय हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, जब सुबुक्तगीन गजनी साम्राज्य का शासक था उसी समय हुआ था। और इसी के समय शासन किसने किया था? गजनवी ने किया था दोस्तों। कहां? हिंदू राजा जयपाल पर। तो हिंदू राजा जयपाल पर संभवतः ये पाल वंश का शासक रहा। इसके ऊपर गजनवी का आक्रमण होता है लगभग 989 ईस्वी के आसपास। लेकिन बाद में हम देखें तो सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल हम लोगों को उत्तराधिकारी देखने को मिलता है। लेकिन वो एक अयोग्य शासक था जिसे हटाकर महमूद गजनवी ने लगभग 998 ईस्वी के आसपास 27 वर्ष की उम्र में गद्दी प्राप्त की। अब महमूद गजनवी 998 ईस्वी के आसपास महज 27 वर्ष की उम्र में शासक बना, और शासक बनने के बाद इसने यामीनुद्दौला और सुल्तान जैसे टाइटल लिए। ये पहला कोई सुल्तान व्यक्ति रहा जिसने सुल्तान का टाइटल लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सुल्तान का टाइटल धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी था। और इस महमूद गजनवी ने जैसे ही गजनी साम्राज्य की बागडोर संभाली, तो इसने वही धन लूट के लिए और इस्लाम के प्रचार के लिए, धन लूट करने के लिए और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। और भारत पर इसने लगभग 998 से 1030 जब तक इसका शासन रहा, इसने लगभग 17 बार आक्रमण कर दिया। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? ये पहला उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और धन की लूटपाट करना, ये ध्यान रखिएगा। यामीनुद्दौला की उपाधि धारण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। और महमूद गजनवी चूंकि इस्लाम का कट्टर एक समर्थक था, तो इसने क्या किया? अल कादिर बिल्लाह जो बगदाद का खलीफा था, इस खलीफा से खिल्लत पत्र का मतलब होता है शासन करने का अधिकार पत्र से प्राप्त किया, और शरीयत के हिसाब से, मुस्लिम कानून व्यवस्था के हिसाब से, कुरान के हिसाब से शासन करना चालू किया था। सुल्तान बनने के बाद इसने सबसे पहले 1000 ईस्वी के आसपास पहला आक्रमण किया था, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद लगातार भारत पर 17 बार इसने अलग अलग समय पर आक्रमण किया। अब इसने जो आक्रमण किया उसमें सभी आक्रमण तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनमें से कुछ को देखते हैं। जैसे इसका एक अभियान रहा जयपाल के साथ युद्ध। 1000 ईस्वी के आसपास पाल वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया, और कहीं ना कहीं ये कुशल सैन्य रणनीति और घुड़सवार सेना का युद्ध साबित हुआ था। इसमें गजनवी ने अपनी इन सभी व्यवस्थाओं को दिखाया, और अंततः हुआ ये कि जयपाल जो है उसकी बोल सकते हैं कि महमूद गजनवी की सेना ने जयपाल को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। हराने के बाद यहां से खूब लूटपाट की दोस्तों, और उसकी राजधानी जो पेशावर थी उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। जब उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया तो जयपाल का पुत्र जो रहा आनंदपाल या अनंतपाल, वो शासक हुआ, और बाद में इसने तुर्की लोगों को चुनौती देना शुरू किया था। अब हम बात करें आनंदपाल के साथ युद्ध की, तो पंजाब में प्रवेश करने से पहले सिंध के प्रदेश में आनंदपाल की सेना के साथ महमूद गजनवी का युद्ध हुआ, और लगभग 1006 ईस्वी के आसपास हम देखें ऊपरी गंगा के क्षेत्र, सिंधु के क्षेत्र प्रदेश में इसने विजय हासिल कर ली। आनंदपाल भी युद्ध में हार गया, इसको बहुत ज्यादा वित्तीय हानि हुई और इसके क्षेत्रीय हानि भी हुई दोस्तों। इसके बाद याद रखिएगा कि इसके द्वारा महमूद गजनवी का अंतिम प्रतिरोध माना गया था। इसके बाद किसी ने उसका प्रतिरोध नहीं किया। लाहौर और मुल्तान पर इसकी अगली विजय हम लोगों को देखने को मिलती। लगभग 1015 के आसपास लाहौर पर कब्जा किया किसने? महमूद गजनवी ने, और झेलम नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। मुल्तान जिस पर एक मुस्लिम सुल्तान का शासन था, आनंदपाल के साथ उसका गठबंधन था, इसलिए इस पर भी आक्रमण करके उसको महमूद गजनवी ने जीत लिया था। इस प्रकार हम देखें
तो महमूद गजनवी ने पूर्वी अफगानिस्तान फिर पंजाब और मुल्तान को जीतते हुए भारत में प्रवेश किया था। और ये याद रखिएगा कि धन प्राप्ति के लिए इसके बाद उसने गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 3 प्रमुख अभियान किए थे। अब गंगा के प्रदेश को धनवान प्रदेश माना जाता था, उपजाऊ प्रदेश था, अच्छी उपज होती थी, काफी धन यहाँ देखने को मिलता था। तो ऐसे में धन प्राप्ति के उद्देश्य से इसने गंगा के मैदानों पर अभियान करना शुरू किया और 1019 से 1021 ईस्वी के बीच में इसने 2 और हमले कर दिए गंगा के क्षेत्र में, जिसका उद्देश्य माना गया था इस प्रदेश में जो राजपूतों का गठजोड़ हो रहा है इनके विरुद्ध उसको तोड़ा जा सके। इसके अलावा महमूद गजनवी ने शाही और चंदेल शासकों के हराने का काम किया था। अगर हम यहां देखें तो कश्मीर को जीतने की महमूद गजनवी की इच्छा तो थी, लेकिन 1015 में प्रतिकूल मौसम के कारण इसकी सेना हार गई थी और एकमात्र हार थी महमूद गजनवी की भारतीय क्षेत्र में, तो वो कश्मीर के क्षेत्र की हार थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी की भारत में एकमात्र हार किस क्षेत्र में हुई थी, कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिली थी। अब हम यहाँ देखें गंगा के मैदान में जब इसने अलग अलग जगह पर दोस्तों शासन करना शुरू किया, आक्रमण किया, लूटपाट की, तो लूटपाट के बाद ये काफी सारा धन इकट्ठा करके हमारे देश से लेकर चला गया। लेकिन हमारे देश में महमूद गजनवी के द्वारा कोई स्थायी ऐसा साम्राज्य स्थापित होते हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जो भी हम लोगों को साम्राज्य देखने को मिलता है वो भारत के बाहर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था, मुल्तान आदि क्षेत्र तक उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। जब हम गजनवी के दोस्तों आने की बात करेंगे तो हमें गजनवी के साथ अल बरूनी, फिरदौसी, उद्बी, फरिश्ता और फर्रुकी जैसे विद्वान देखने को मिलते हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि महमूद गजनवी जो रहा उसका कहीं ना कहीं विद्वानों के लिए संरक्षण देने की व्यवस्था थी। कला का वो अपने यहाँ पर बोल सकते हैं आदर करता था, इसलिए उसने अपने दरबार में इतने सारे विद्वानों को रख रखा था और जब भारत आक्रमण करने के लिए आया था तो इन लोगों को साथ में लाया था। अल बरूनी को तूतीय हिंद भी कहा जाता है दोस्तों, और इसने किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद की रचना की थी। ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने होली, दिवाली जैसे त्योहार मनाना शुरू किए थे, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया था। वहीं दोस्तों याद रखिएगा कि फिरदौसी ने शाहनामा नाम का ग्रंथ की रचना की थी, ये भी आपको याद रखना है। महमूद गजनवी जब भारत आया था दोस्तों, इसने हजारों लाखों लोगों को न सिर्फ मारा था, भारत की जो सांस्कृतिक व्यवस्था उस पर भी इसने प्रहार करने का काम किया था। इसका उद्देश्य था कि हमें भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है और हमें अगर उसका प्रचार करना है तो यहाँ के धर्म को नष्ट करना पड़ेगा। तो भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म को नष्ट करने के उद्देश्य से एक के बाद एक 17 आक्रमण करके न सिर्फ धन को लूटा बल्कि यहाँ की धरोहर, सांस्कृतिक व्यवस्था, साहित्यिक व्यवस्था उसको नष्ट करने का काम भी किया था। और इसी क्रम में हम लोग कहते हैं कि ये बुत शिकन या मूर्ति भंजक के तौर पर महमूद गजनवी दोस्तों हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि 1025 में इसने सोमनाथ अभियान किया था। ये सोमनाथ अभियान जब किया था तो यहाँ पर चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम का शासन हमें देखने को मिलता है। जैसे ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया दोस्तों, तो ये भीम प्रथम यहाँ से चला गया और सोमनाथ का जो पूरा एक मंदिर परिसर था जहां पर लगभग 1000 ब्राह्मण इस व्यवस्था को देखते थे और 1 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री यहां पर रहते थे, इन सब लोगों के साथ बहुत विध्वंसकारी गतिविधियां की महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया और यहां से सारी धन संपदा लूट कर ले गया और 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम महमूद गजनवी ने सोमनाथ के दौरान किया था दोस्तों। धन प्राप्ति के उद्देश्य से महमूद गजनवी का सबसे सफल आक्रमण 1025 का सोमनाथ आक्रमण माना जाता है। और यहां से लौटते समय लगभग 1027 ईस्वी के आसपास जाटों के खिलाफ महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम अभियान था। इसके बाद 1030 में महमूद गजनवी की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो ये महमूद गजनवी के अलग अलग आक्रमण थे, सोमनाथ का आक्रमण और जाट आक्रमण एग्जाम में काफी पूछा जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। जब हम बात करें कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या प्रभाव रहे, तो प्रभाव यही रहे कि जैसे अरबी आक्रमण भारत पर हुआ और भारत की जो कमजोरियां थी, भारत की राजनीतिक विखंडता थी जो थी वो दुनिया के सामने पहुंच गई। उसके बाद भारत पर एक के बाद एक विदेशी आक्रमण हुए। उसी क्रम में हमें गजनवी का आक्रमण भी देखने को मिलता है। तो इसके आक्रमणों के कारण लगातार 17 आक्रमणों के कारण भारत की कमजोरी शेष विश्व के सामने आई। उसके बाद भारत पर दूसरे लोगों ने भी आक्रमण करने का विचार किया और आक्रमण किए भी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम गजनी का भारतीय क्षेत्र में प्रभाव देखें तो इसके कारण ये लूटपाट की गई, ये लूटपाट जो की गई उससे भारत की आर्थिक स्थिति को, आर्थिक दशा को नुकसान हमें दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति पर हमें प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके अलावा भारत में एक स्थायी मुस्लिम समाज यहाँ पर रहने लगा जिसने भारतीय संस्कृति को अपने स्थान पर प्रभावित करना शुरू कर दिया था दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो महमूद गजनवी जो रहा
इसका भी हमारे ऊपर कोई ज्यादा हम प्रभाव नहीं देखते, क्योंकि इसने भी भारत आकर लूटपाट करना और इन सब गतिविधियों को ही ध्यान दिया था। ये भारत में ऐसा कोई स्थायी व्यवस्था स्थापित कर नहीं कर पाया, इसके अंदर दूरदर्शिता की कमी थी, जिसके चलते भारत में आगे जाके देखें तो इसके वंश और इसकी व्यवस्था का हमें कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिलता दोस्तों। इसने भारत में आकर क्या किया है, लूटपाट किया और धन संपदा को ले जाकर अपने राज्य में लगाने की कोशिश की, लेकिन इसने ऐसा कोई पर्याप्त संगठन या संस्था की स्थापना नहीं की जो गजनवी साम्राज्य को और आगे बढ़ा सके दोस्तों। और जैसे इसका देहांत हो उसके बाद गजनवी साम्राज्य भी बितर तितर हो गया था, खत्म हो गया था पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसका कोई हमें दूरदर्शित परिणाम नहीं देखने को मिलता था और एक अलग प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन हाँ, दूसरे आक्रमणों का मार्ग जरूर हमें यहाँ प्रशस्त होते दिखाई पड़ता। और अगली व्यवस्था थी गौर प्रदेश की। दोस्तों गौर प्रदेश क्या है, तो गौर प्रदेश गजनवी का जो साम्राज्य रहा, गजनी साम्राज्य और सल्जुक साम्राज्य जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, इनके बीच का जो प्रदेश था दोस्तों, छोटा सा प्रदेश था, उसको गौर प्रदेश के नाम से जानते थे। ये गौर प्रदेश में मोहम्मद गौरी के पूर्वज के द्वारा, मतलब गयासुद्दीन जो था उसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि गौर वंश की स्थापना की गई थी। अब ये गौर वंश जो यहाँ पर स्थापित हुआ दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो पश्चिमी अफगानिस्तान में हैरात नदी की उर्वर घाटी क्षेत्र में गजनी के पश्चिम और हैरात प्रांत के बीच का जो इलाका था वो गौर प्रदेश के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर याद रखिएगा कि गजनवी शासक जो थे वो गोरी शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह को के भाई को ले गए और उसकी हत्या कर दी थी, विष देकर उसको मार दिया था। एक्चुअल में ये हुआ कि यहां पर जो इनका लोकल साम्राज्य हुआ करता था सल्जुक साम्राज्य, ये सल्जुक साम्राज्य का जब कमजोर हुआ तो गौर प्रदेश के शासक जो रहे थे उन शासकों ने, इन गौर लोगों ने सल्जुक साम्राज्य के उत्तराधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब ये विद्रोह किया तो इसके पास में ही गजनवी का साम्राज्य हुआ करता था। तो जो गजनवी के शासक था उस शासक को इनसिक्योरिटी फील हुई, उसने ये माना कि ऐसा ना हो ये गौर शासक जो है वो हमारे ऊपर भी आक्रमण करके हमारी स्थिति को खत्म करने का प्रयास करें। तो उसने इस आशंका के चलते कि गौर शासक हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, पहले ही हमारे गौर जो प्रदेश के लोग थे उनको ऊपर आक्रमण कर दिया। और गौर प्रदेश में अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासन था, इसके भाई जो थे उसको उठाकर ले गया गजनवी का शासक और उसे जहर देकर मार डाला। अब जैसे ही इसको जहर देकर मार डाला तो गौर शासकों और गजनवी के शासकों के बीच में एक सीधी सीधी तकरार आ गई थी। यही हुआ कि गजनवी का जो शासक था बहराम शाह, इसको हराने का काम किया गौर शासकों ने और उसको हराकर पूरे गजनी शहर को तहस नहस कर दिया, लूटपाट दिया, उस पर कब्जा कर लिया। और इस प्रकार से गौर शासकों का जो कब्जा था वो गजनी प्रदेश पे आ गया। तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि अगर गौर प्रदेश की सत्ता थी तो वो अफगानिस्तान के एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित थी, जो हेरात नदी की उर्वर घाटी क्षेत्र तक था दोस्तों। लेकिन बाद में गजनी पर आक्रमण करके इन्होंने लगातार अपने साम्राज्य को विस्तार किया। अब गयासुद्दीन के द्वारा गौर वंश की स्थापना की गई और इसने अपना साम्राज्य का विस्तार भी प्रारंभ किया। जब अपने साम्राज्य का विस्तार का प्रारंभ किया तो गजनवी क्षेत्रों को तो इसने जीत लिया था, अब इनको साम्राज्य का विस्तार पूर्व में करना था। इस साम्राज्य के विस्तार में गयासुद्दीन का साथ दिया भाई गौरी ने। ये गौरी जो था उसका नाम क्या था, इसको मोहम्मद गौरी के नाम से आप जानते हैं और इसका पूरा नाम हमें मिलता है ओरिजिनल मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे हम शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन गौरी के नाम से जानते हैं। अब ये जो गौरी है दोस्तों, ये लगभग 1173 ईस्वी के आसपास गौर प्रदेश का शासक बना। अब 1173 ईस्वी के आसपास जब गौर प्रदेश का शासक बनता है गौरी, तो इसने भारत की तरफ अपने साम्राज्य विस्तार की योजना को बनाया। अब सीधे सीधे भारत की तरफ आने के लिए इसने क्या किया, 1175 से अपना अभियान चालू किया और 1175 पे इसने मुल्तान को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। न केवल साम्राज्य का हिस्सा बनाया बल्कि मुल्तान को इसने अपना केंद्र के तौर पर स्थापित कर लिया। मुल्तान केंद्र हो गया, उसके बाद इसने भारत की तरफ आना शुरू किया और ये समुद्र तट से होकर 1178 ईस्वी के आसपास गुजरात पहुंचता है। इस समय गुजरात में अगर हम शासक देखें दोस्तों तो चालुक्य वंश का शासन था और चालुक्य या सोलंकी वंश के शासन में हम लोगों को यहाँ भीम सेकंड दिखाई पड़ता है। हम भीम सेकंड का जब शासन था यहाँ पर दोस्तों, तो भीम सेकंड ने गौरी को बहुत मारा
और गौरी को भागने पर मजबूर कर दिया। तो गुजरात पर आक्रमण करने वाला गौरी वापस उल्टे पांव भाग गया अपने प्रदेश में, और अपने प्रदेश में जाकर सोचा कि अब गलती से भी गुजरात वाले क्षेत्र से आक्रमण नहीं करूंगा। गौरी जो है वो सोच लेता, क्यों? क्योंकि भीम द्वितीय के हाथों मरना है, और मरने से बचना है तो आक्रमण मत करो। इसने अपनी रणनीति को बदला और 1179 में पेशावर को जीत लिया। पेशावर को जीतकर अपने अधीन कर लिया, और उसके बाद 1186 में लाहौर को अपने अधीन किया। और लाहौर को जीतने के बाद 1189 ईस्वी में ये भटिंडा को जीतता है, भटिंडा के प्रदेश पर कब्जा कर लेता है। अब देखिए, ये गुजरात से नहीं आया, ये उत्तर पश्चिम से आया, पंजाब के रास्ते, सिंध के रास्ते होते उत्तर से आया, और इसने भटिंडा को जीता। जैसे इसने भटिंडा को जीता तो इसकी जो सीमा रही वो सीमा मिल गई पृथ्वीराज चौहान से। जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनका शासन चल रहा था कहां? दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र पे। दिल्ली से लेकर अजमेर तक का जो पूरा इलाका था वो पृथ्वीराज चौहान साहब के अधीन था। और पृथ्वीराज चौहान साहब ने देखा कि मोहम्मद गौरी ने भटिंडा को जीत लिया है, और भटिंडा की दिल्ली की सीमा मिलने के कारण अंततः ये हो जाता है 1191 में तराइन का पहला युद्ध। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। अब 1191 में जो तराइन का पहला युद्ध हुआ, इसमें एक तरफ है गौरी और एक तरफ है पृथ्वीराज चौहान साहब। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बहुत मारा, और गौरी जब निहत्ता था तो उसको भागा दिया, बोले एक काम कर, बचना चाहता भाग जा, मैं निहत्ते पर वार नहीं करूंगा। ये बाद में पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी गलती भी सिद्ध होती है। अगर गौरी को मार दिया होता तो इतिहास कुछ और होता। हमारे देश में आज हम लोगों ने कई सारी समस्याओं को देखा है, वो समस्या होती ही नहीं अगर पृथ्वीराज चौहान उस समय गौरी को उड़ा देते। अगर गौरी को उड़ा देते तो भारत में उस समय इस्लाम की स्थापना ही नहीं हो पाती, मतलब मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। और अगर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाती तो इसके बाद हम लोगों ने जो अकबर बाबर का दौर देखा, वो दौर हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। और वो दौर अगर हम लोगों को नहीं देखना होता तो अंग्रेजों के खिलाफ हमारी रणनीति अलग होती और हमारा देश में एक अलग सिस्टम होता दोस्तों। परंतु यहां पर स्थिति वही है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बार बार माफ किया, जाने दिया, और अंत में हम लोग देखें कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। ये तराइन के दूसरे युद्ध में फिर से एक तरफ मोहम्मद गौरी और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना होती है। अब हुआ ये कि इस बीच में जयचंद जैसे शासक जो थे वो मोहम्मद गौरी से मिले। मोहम्मद गौरी ने कसम खाई कि जब तक पृथ्वीराज चौहान को नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक ना नहाऊंगा ना कपड़े बदलूंगा। इस प्रकार की चीजों को लेते हुए मुल्तान के अपने क्षेत्र पे मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है। और मोहम्मद गौरी को बाद में उन सभी शासकों का समर्थन मिलता है जो पृथ्वीराज चौहान के विरोधी थे, जिसमें सबसे बड़ा हम लोगों को जयचंद मिलता है दोस्तों। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी का साथ दिया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ दोस्तों। लगभग इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान साहब ने मोहम्मद गौरी को मार ही दिया था, हरा ही दिया था। लेकिन अचानक से युद्ध पलटा और पृथ्वीराज चौहान साहब घायल हो गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। अब दोनों आंखें फोड़ दी गई, उसके बाद उन्हें एक कहानी के अनुसार कारागार में बंद कर दिया गया। अब जब पृथ्वीराज चौहान कारागार में बंद थे, तो ऐसी कंडीशन में उनके मित्र, उनके मंत्री और उनके बोल सकते हैं कि कवि जो राज दरबार में विद्वान थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था चंद्रवरदई। ये चंद्रवरदई जो है उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान जी के समय की इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोगों को देता है। पृथ्वीराज रासो की जानकारी के अनुसार चंद्रवरदई को जब पता चला कि पृथ्वीराज अरेस्ट हैं, अंदर हैं, तो वो भी उनके साथ उस कारागार में चले गए। और जब वो कारागार में थे तो कारागार में बंद रहते रहते ऐसा हुआ कि बाहर जो सैनिक खड़े होते हैं वो बात कर रहे थे कि गौरी ने एक तीरंदाजी की प्रतियोगिता रखी है, और इस बात को कैच कर लिया चंद्रवरदई ने। चंद्रवरदई ने कहा पृथ्वीराज चौहान से कि मोहम्मद गौरी को मारने का मौका मिले तो मार दोगे क्या? तो पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि बिल्कुल मार दूंगा। तो बोले ठीक है, अपन इस तीरंदाजी की प्रतियोगिता में शामिल हो जाएंगे। अब तीरंदाजी की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पृथ्वीराज चौहान जी ने अपना नाम भेज दिया। सैनिक गए, गौरी को बोला, गौरी को हंसी आई, उसने पृथ्वीराज चौहान का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि पृथ्वीराज कैसे बाण लगाता है मैं वो देखना चाहता हूं। दिन आया प्रतियोगिता का, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदई मैदान में खड़े थे। गौरी ने कपड़ा फेंका, वैसे ही
पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और तीर सीधे लगा गौरी को और गौरी ऊपर से नीचे गिर के मर गया। ऐसी एक कहानी से हम लोगों को जानकारी मिलती है। ये था शब्द भेदी बाण चलाने की कला। शब्द भेदी बाण जो था दोस्तों, उसमें आवाज सुनकर पृथ्वीराज चौहान तीर चला सकते थे। इस प्रकार की कला उनके पास थी। और जब मैदान में पृथ्वीराज चौहान खड़े थे तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को एक कुछ लाइनें कहकर गौरी की दिशा बताई कि गौरी कहां बैठा हुआ है। जहां शब्दों को सुनकर पृथ्वीराज ने बाण चला दिया और गौरी को बाण लग गया था। चंद्रवैद्य ने कहा था 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर बैठा सुल्तान है मत चूको चौहान। जैसे ये कहा पृथ्वीराज चौहान जी ने पूरा मेजर कर लिया और तीर छोड़ दिया, जो तीर सीधे गौरी को लगा था दोस्तों। तो इस प्रकार से एक कहानी ये कहती है कि गौरी ऐसे मर गया था। परंतु जब हम इतिहास की किताबों को देखते हैं तो 15 मार्च लगभग 1205 के आसपास मोहम्मद गौरी की डेथ बताते हैं। ये इसके अलावा मोहम्मद गौरी का लगभग हम बात करें 1194 में अगला युद्ध भी हमें देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों के चलते हम लोगों को इस घटना को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ज्यादा चीजें नहीं बताई गई हैं। खैर हम लोग आगे देखें तो पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। अब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद ने गौरी का साथ दिया। उसे शायद ये लगा होगा कि गौरी के भारत में साम्राज्य स्थापना के बाद मेरे साम्राज्य को कुछ नहीं होगा, लेकिन गौरी के कोई आदर्श नहीं थे। वो ठहरा था एक विदेशी मुस्लिम आक्रांता आक्रमणकारी, बिना किसी सिद्धांत के वो चल रहा था। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। ये जो चंदावर का युद्ध हुआ, इस युद्ध में जयचंद की सेना को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और जयचंद की मृत्यु हो जाती है। यहां पर 1195 का भी एक जिक्र करना पड़ेगा। 1195 में दोस्तों मोहम्मद गौरी ने फिर से गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर जब 1195 में दोबारा से गौरी ने आक्रमण किया तो भीमद्वितीय ने फिर से गौरी को मारा। तो ये फैक्ट पूछ लिया जाता है कि किस भारतीय शासक को गौरी अंततः हराने में सफल नहीं हुआ था, तो वो थे गुजरात के भीम सेकंड चालुक्य वंशी या सोलंकी वंशी शासक। लेकिन 1197 में युद्ध होता अनिलवाड़ा का युद्ध। ये जो अनिलवाड़ा का युद्ध 1197 का था, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना भीमद्वितीय की सेना को हरा देती और गुजरात का जो प्रदेश था वो ऐबक के द्वारा जीत लिया जाता और गौर प्रदेश में शामिल कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखें तो मोहम्मद गौरी की जो अंतिम विजय थी वो 1205 ईस्वी में खोखर जाति के लोगों के विरुद्ध थी और इसके बाद मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है दोस्तों। उसकी अंतिम विजय खोखरों के विरुद्ध होती है और खोखर जाति के लोगों ने ही, जब मोहम्मद गौरी अपने क्षेत्र से निकलकर वापस लौट गया था अपने प्रदेश में, तो वहां दमियक नामक स्थान पर ये नमाज पढ़ रहा था। तो नमाज पढ़ते समय खोखर जाति के लोगों ने आकर पीछे से खंजर मारकर गौरी की हत्या कर दी थी। इस प्रकार से भारत से मोहम्मद गौरी का साम्राज्य खत्म हो जाता है और मतलब मोहम्मद गौरी की स्थिति खत्म होती है और मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत में गुलाम वंश की नींव करेगा, जिसको हम सल्तनत काल के इतिहास के दौरान पढ़ेंगे। अब यहां हम देखें विशेष बिंदु, तो गौरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी थी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तुर्की लोगों ने रखी थी। मोहम्मद गौरी ने पहला भारत में मुस्लिम साम्राज्य बनाया था। मोहम्मद गौरी का जब भारत में शासन था दोस्तों, तो शेख सलीम चिश्ती मतलब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले को चलाया था। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, देवी लक्ष्मी की आकृति से अंकित चित्र चलवाए थे, सिक्के चलवाए थे और इसकी प्रशासन की भाषा जो थी फारसी हो गई थी। जाति व्यवस्था पर इसके आने के बाद बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है और भारत में जो व्यवस्थाएं थी दोस्तों वो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि कठिन हो गई थी। हम लोग देखेंगे जिस प्रकार की व्यवस्था स्त्रियों की दशा में बात करें तो जीवन नरकीय सा हो गया था, क्योंकि पर्दा प्रथा जैसी व्यवस्था हमारे देश में चलती थी वो इन मुस्लिम लोगों के आने के बाद बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई, जटिल हो गई थी और इसका भारतीय समाज पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। इस पूरी जानकारी को हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ से भारत में मुस्लिम का आगमन हो गया है, इनका साम्राज्य भारत में बन गया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के टॉपिक में, जिसमें हम लोग गुलाम वंश की बात करेंगे, खिलजी वंश की बात करेंगे, तुगलक वंश की बात करेंगे, सैयद वंश की बात करेंगे और लोधी वंश की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।